हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, आशा करता हूँ बढ़िया ही चल रही हो। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में। साइंटिस्ट लॉरेंज ने ऑब्जर्व किया कि किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को वी वेलोसिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसका नाम उन्होंने दिया क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ओके, ये ये एक्सप्रेशन मैंने लिख रखा है F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये जो पार्ट है इस पार्ट को हमने क्यू ई फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने पढ़ रखा है। ये वाले पार्ट पर हम आज फोकस करेंगे। इसको कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी। ओके, इसके बारे में हमें आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। पहले वाले पार्ट में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, इसमें मैं इंट्रोडक्टरी क्लास में सब बातें बताई थी। पहले वाला पार्ट 3 पार्ट में, पहला वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट में हम चल रहे हैं। ओके, इसमें हम फोर्स निकालेंगे। ओके, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। ओके, साइक्लोट्रॉन भी पढ़ना है बीच में, साइक्लोट्रॉन एंड वेलोसिटी सिलेक्टर, उसके बाद मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होता क्या है। ये मैंने लिख रखा है, क्यू चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, then it experiences certain force. He wrote an expression of force that is equal to F equal to Q plus QV cross B. Certain force, okay? कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसका एक्सप्रेशन उन्होंने लिखा है वो क्या है, QE प्लस QV क्रॉस बी। ये सारे ऑब्जर्वेशन के आधार पर ओके फोर्स लगता है इतना। अब उन्होंने क्या किया मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के लिए, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को अगर मान लो ये है बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस है और इसमें इस तरह से बी है, ये यहाँ पर मान लो थीटा भी है और इसमें इसको प्रोजेक्ट किया गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ। तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा है, ये v cos थीटा एंड v sin थीटा, ये उन्होंने इसका कंपोनेंट है। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि इस पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, एक बार मैं लिख देता हूं व्हेन ए, मतलब यहां पर चलो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड के, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के कंपोनेंट साइन थीटा के। ये एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से पाया गया। ठीक है, एंड तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के। और इन्होंने तीनों को कंबाइन किया, कंबाइनिंग above थ्री इक्वेशन, ऊपर के तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया और उन्होंने पाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, और इसको उन्होंने लिखा के क्यू वी बी साइन थीटा, और के की वैल्यू उन्होंने कितनी ली, यूनिटी। ओके, दोनों तरफ डायमेंशन सेम रहे। तो F इक्वल टू जो यहाँ पर ही लिख देता हूँ इस चीज को, F इक्वल टू जो लिखा उन्होंने के हेयर, के इक्वल टू क्या है 1, तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू उन्होंने लिखी F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था उनका एक्सप्रेशन। ठीक है, वेन यहां पर मैं थोड़ा अकॉर्डिंग टू लॉरेंज when a charge q is, थोड़ा बहुत बात बनाने आना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड में लिखना भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, q is projected in magnetic field B by making an angle theta with velocity v, then force experienced by charge particle
is directly proportional, देखो f is directly proportional to q, f is directly proportional to v sin theta, f is directly proportional to v. then combining above three equations, तीनों इक्वेशन को अगर कंबाइन किया जाए तो f इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा और f इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा, और k की वैल्यू कितनी होगी यूनिटी, तो f इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो f को हम लिख सकते हैं क्यू v क्रॉस b, हमने पढ़ा है ना कि a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, नहीं ए बी साइन थीटा, और यहाँ n क्या पढ़ा था, लेकिन यहाँ हमने जस्ट एक वेक्टर है ही फोर्स, तो हम इसको हटा करके यहाँ लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर c को, ओके, तो इस तरह से लिख सकते हैं c इक्वल टू a क्रॉस b साइन थीटा, ओके। तो ये जो है ना हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब इसमें हमें डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगा, इसमें फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो अभी तो मैं बता देता हूँ फोर्स का डायरेक्शन, इसको लिखना भी है, आपको जानना भी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, ओके। यहाँ पर दो तरह के रूल्स यूज करते हैं, ओके। एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहलाता है और एक राइट हैंड पाम, फ्लेमिंग नहीं राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम ईएमएफ निकालते हैं, ओके, राइट हैंड पाम रूल उसको बोलते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जनरली वहां पर लगाया जाता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है, यहां पर कुछ एंगल बना रहे, तो वहां पर राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल में आता है। देखो ये क्या कहता है राइट हैंड पाम रूल, अगर राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच किया जाए फिंगर को कि फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, वी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी मतलब थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताता है, तो पाम का जो डायरेक्शन होगा ना ऊपर के, ये क्या बताएगा, फोर्स को बताएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से तो मैग्नेटिक फील्ड में बताया था एक्स डायरेक्शन में है, वी वेलोसिटी है, तो ये जो पाम का डायरेक्शन होगा ना वो क्या बताएगा, बताओ, फोर्स बताएगा, एफ की वैल्यू बताएगा। तो वही एफ की वैल्यू हमने लिखा है, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, ओके। अब इतना समझ में आई बात है, अब इतनी समझ में आ गई, अब हम स्पेशल केसेस लिखना चाहते हैं इसका, कि इसका जो स्पेशल केसेस होगा वो क्या होगा। तो स्पेशल केसेस में सॉल्व करते हैं डिफरेंट एंगल में। आपको बताया मैंने स्पेशल केसेस तो क्या है, किसी भी फिजिक्स के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मौलिक अधिकार है। अब इसमें क्या है, इसमें कितना एंगल होगा, उस एंगल पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसी चीज को बताना है, ठीक है। इतना तक तो एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं स्पेशल केसेस में। देखिए स्पेशल केसेस, देखो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, ये था। अब हमें ना स्पेशल केसेस में ये लिखने के पीछे रीजन है, फिर एंगल वेरी कराएं तो एक्सप्रेशन मेरे पास हो स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस में पहला केस नंबर 1, ठीक है, केस 1। देखो केस 1 क्या कहता है, when velocity is 0, v is 0। अगर मान लो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, मान लो क्रॉस कर लो, क्रॉस करके मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ v वेलोसिटी जो है ना वो 0 है, v मैग्नेटिक फील्ड नॉट 0, ओके। तो वैसे केस में क्या होगा, तो देखो फोर्स इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होगा, तो फोर्स ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स तभी, या मैग्नेटिक फोर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वेलोसिटी एग्जिस्ट करता हो चार्ज के अंदर। चार्ज अगर वेलोसिटी में नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, वही चीज है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा चार्ज पर, ओके, रेस्ट में रहेगा तभी लगेगा, ठीक है, क्यू ई, जो अभी बताया ना क्यू ई, ओके। और मैं तो आपको समझाया था कि ये चार्ज रेस्ट चार्ज के लिए ही वैलिड है। वैसे एक चार्ज मूविंग हो सकता है, उसके साथ कंफ्यूज मत होना, दोनों चार्ज मूविंग होगा तो वैलिड नहीं होगा। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ाया हुआ है मैंने, देखना प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, ओके, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे देख लेना। देखो व्हेन v इज इक्वल टू 0 देन f इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इसमें केस नंबर 2, मतलब वेलोसिटी होना जरूरी है। केस नंबर 2, व्हेन v is parallel to b, parallel to b का मतलब थीटा 0 और v is anti parallel to b, मतलब इस वाले केस में क्या है,
हेयर थीटा इज इक्वल टू, इसको रफ कर दीजिए, और थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर ये दोनों केस तो एफ इक्वल टू क्या है ना क्यू वी साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 180 डालोगे तो भी 0 होगा। मतलब कहने का कि यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स के अलोंग मूव करे, ऐसे मूव करे तो भी फोर्स 0, या फिर इसके अपोजिट मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, इसके अपोजिट मूव करे तो भी फोर्स 0। मतलब इस पर्टिकुलर केस में चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा। मतलब इन दिस केस, ये इस वाले केस में तो समझ में आया, चार्ज पार्टिकल विल नॉट मूव, चार्ज नहीं मूव करेगा। इस वाले केस में क्या होगा, चार्ज विल मूव इन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पर ही मूव करता रहेगा, देयर विल नो एनी चेंज, चार्ज विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, ये हो गया स्पेशली केस नंबर 3। थर्ड, अब देखो केस नंबर 3 में क्या है, व्हेन v is, मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू b, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है b के, हेयर थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो उस वाले केस में f इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो क्यू वी बी, मतलब फोर्स की जो वैल्यू होगी f विल बी मैक्सिमम। In this case force will be maximum। इस वाले केस में फोर्स की जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी मैक्सिमम। समझ में आई बात है इतनी? तो ये है आपका स्पेशल केसेस, ये 3 केसेस है, इस 3 केसेस को एक्सप्लेन किया। अब हम इस वाले केस में थोड़े से फोर्स के डायरेक्शंस वगैरह को चेक करें, डायरेक्शन कैसा होगा। जैसे मान लो सपोज कि ये तो समझ में आ गया होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, फिर इसको रफ करते हैं और 1-2 डायरेक्शंस को चेक करते हैं कैसे फोर्स लगेगा इसमें। ठीक है, जैसे मान लो ये ऐसा है, इस तरह से, ओके, इस तरह से करने का मतलब क्या है, किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इनवर्ड, अंदर की तरफ है, और क्यू चार्ज पार्टिकल को मूव कराया गया है। किसको मूव कराया गया है, क्यू चार्ज पार्टिकल। तो अगर मान लो क्यू चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मूव कराया गया, अब इस पर तुमसे पूछा जाए कि फोर्स किधर लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, हैंड के 3 फिंगर्स को, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करे, मिडिल फिंगर चार्ज की वेलोसिटी को देता है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देता है, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थंब क्या देगा, फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। मतलब मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, v वेलोसिटी से ऐसे मूव करता है, तो ये थंब जो देगा वो थंब से क्या पता चलेगा, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब कहने का फोर्स क्या देगा, ऊपर की तरफ। ओके, लेकिन ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा पूरा, ठीक है, फोर्स बी एक्ट अपवर्ड। ओके, अब ये कैसे एक्ट करेगा, सो देखो ये ऐसा इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा और इसको टेढ़ा बनाएगा, फोर्स तो ऊपर लगता ही रहेगा, लेकिन ये टेढ़ा करके ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा इस तरह से, फिर ये ऐसे तरह के ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मतलब कहने का ये जो है ना पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, हर तरफ से परपेंडिकुलर फोर्स लगते रहेगा। तो एक तो चलो कोई नहीं, पूरे सर्कल बनेगा, लेकिन अगर मान लो यहां से करेगा तो हाफ सर्कल बनेगा, यहीं से घुमा देगा इस तरफ। हमें एक दूसरा एग्जाम्पल लेना और समझना है। फिर से ये डॉट है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है ये, डॉट है। और डॉट का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ना ऊपर की तरफ, और इसमें चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे, ठीक है। तो
ये जो है ना मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, वेलोसिटी मूवमेंट ऑफ चार्ज जो है ना ये इधर है, तो थंब का डायरेक्शन जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि नीचे की तरफ, मतलब फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा नीचे की तरफ लगेगा। तो यही चीज है, ये इसमें क्या लगेगा, ऊपर की तरफ अपवर्ड, एंड इसमें नीचे लगेगा डाउनवर्ड। अब ये जो है ना, ये मैंने इसलिए बताया है कि सर्कल में घूमेगा, क्योंकि इस तरह के हमको एक्सप्रेशन निकालने हैं, कैसे सर्कुलर होगा, किस तरह से साइक्लोट्रॉन के केस में ये सब चीज पढ़ना है। तो अभी तो फिलहाल के लिए ये कि तुमको डायरेक्शन थोड़ा बहुत आ जाए जानने, ठीक है। डायरेक्शन क्लियर हुआ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अभी मैं जस्ट उसको लिखूंगा, तुमको समझा मैं अभी ही दिया हूं, एक बार लिखना पड़ेगा क्योंकि तुमको बोर्ड में पूछा जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड पाम रूल क्या होता है। तो रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का रूल्स है। तो हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं फादर मदर चाइल्ड। ओके, इसमें क्या कहते हैं, फादर मतलब फादर मदर चाइल्ड। ओके, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एंड चाइल्ड मतलब चार्ज का मूवमेंट जिसको कहते हैं करंट या वेलोसिटी ऑफ चार्ज। बस ये एक ही बात, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज ये करंट। तो फादर मदर चाइल्ड, इससे याद रखते हैं, ठीक है। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट का डायरेक्शन पता है, या फिर चार्ज का मूवमेंट पता है, वेलोसिटी पता है, तो ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। एक राइट हैंड पाम रूल है, यदि हम राइट हैंड पाम को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताता है, तो पाम जो है ना फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। ये क्लियर, ओके। तो यही चीज है आपका मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। अब इसको रफ कर देता हूं मैं, और मतलब यही चीज से मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के डायरेक्शन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको रफ करते हैं, उन दोनों स्टेटमेंट को लिखते हैं। अभी कुछ डायरेक्शन को लेकर के मैंने आपको सिखाया था कि फोर्स कैसे मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज के बीच एंगल थीटा है, तो किस तरह से फोर्स का डायरेक्शन होता है, ये हमने डायरेक्शन के बारे में समझा था। अब इसमें दो रूल्स पढ़ने हैं आपको, एनसीईआरटी के अंदर जो रूल्स है बेसिक्स, वो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो रूल्स है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। अब तुम मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंफ्यूज मत कर जाना, वैसे तो सिंपल सा एक भी रूल्स याद रख लोगे मैग्नेटिक फील्ड के अलग भी तो भी हो जाता है, सब उसी से फील्ड का भी डायरेक्शन निकल जाता है, फोर्स का भी। लेकिन वो सब थोड़ा सा क्या है ना कि हम तुमको बता दे, लेकिन तुम कंफ्यूज हो क्योंकि वो बुक में तो यही लिखा हुआ है, तो वो बुक में लिखे होने की वजह से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो आप पढ़ लो अभी ये चीज, और बाकी हम कोरिलेट करके सारा, जब जैसे ही आप खत्म करते जाएंगे ना, खुद ही एक ही इकट्ठा एक ही आपका लॉ बन जाएगा, ठीक है, एक ही रूल बन जाएगा, उसी से फोर्स भी निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लेंगे। लेकिन अभी के लिए देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने कहा था, स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड सच दैट द थ्री फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, middle finger points the direction of current or velocity of charge, then thumb will points the direction of magnetic force. Magnetic force के डायरेक्शन को कौन देगा, थंब देगा। ओके, तो यही चीज है, stretch the thumb and the first two fingers of the left hand mutually perpendicular to each other if four finger points in the direction of magnetic field, central finger in the direction of current, then thumb gives the direction of force on the charge particles। मतलब चार्ज पार्टिकल पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा उसको बताएगा। देखो क्या क्या है ये समझ लेते हैं। फोर फिंगर जो है ना, फोर फिंगर जो है वो क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर जो देगा वो क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर जो है वो क्या दे रहा है, मिडिल फिंगर अगर मान लो ये दे रहा है वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज और करंट के डायरेक्शन, करंट में इन्वॉल्व है, चार्ज की मूवमेंट ये तो है करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, बार बार इस बात को बताए। तो थंब जो देगा वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, बी के डायरेक्शन को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी, बी के डायरेक्शन को बताता है। ये अगर दो पता है तो ये निकाल सकते हैं, कोई भी दो पता है तो ये निकाल सकते हैं। मतलब हम
किसी दो से तीसरा तो निकाल ही सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल इक्वेशन भी बनाए हुए हैं। अब हमने थर्ड सेकेंड देखना है, ठीक है। तो सेकेंड वाले में क्या, ओपन द राइट हैंड एंड प्लेस इट सो दैट द टिप्स ऑफ, देखो इसमें बात करी थी कि इस तरह से राइट हैंड को ओपन कीजिए कि टिप्स जो है ना आपका राइट हैंड का वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, थंब जो है ना वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बताएगा, तो पाम का जो डायरेक्शन है वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। समझ में आई बात है। तो यही चीज है, यहां पर लिखो कि यदि टिप ऑफ द फिंगर, टिप ऑफ फिंगर, फिंगर का जो टिप है ना वो देता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब वेलोसिटी को, देन पाम का जो डायरेक्शन होगा ना वो क्या दिखाएगा, फोर्स बताएगा। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। अब यहां पर निकालने के लिए मैंने अभी इससे पहले भी निकाला था इक्वेशन, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो इससे पहले जो जहां पर एक्सप्रेशन ही निकाला था मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का, वहीं पर इसको मैंने यूज किया था। एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इस तरह से v वेलोसिटी, ये एंगल कितना है, थीटा है। ओके, तो अगर मान लो हम ऐसे देखें, ये थंब जो है ना v वेलोसिटी को बताता है, v मैग्नेटिक फील्ड को बताता है ऐसे। ओके, तो ऊपर वाला जो ये जो है ना हिस्सा, ये क्या बताएगा, फोर्स को बताएगा। यही चीज बताता है यहाँ पर, ये ओरिजिन है। ओके, क्लियर है राइट हैंड पाम रूल। ओके, तो अब हम राइट हैंड पाम रूल पढ़ लिया ना, तो एक छोटा सा आपसे पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, फोर्स के टर्म में। ओके, अभी इसको रफ करते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद पहले बच्चों चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था, वहां क्वालिटेटिव डिस्कशन करा था कि एक रीजन जिसमें अगर किसी दूसरे मैग्नेट को रखा जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ हम क्वांटिटेटिव कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर क्वालिटेटिव करा था, जस्ट वर्ड से बता दी थी। यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ बता रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट में बी डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब Q equal to 1 coulomb with unit velocity V equal to 1 meter per second at right angle to the magnetic field, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब F जो होगा B के इक्वल होगा, जैसे Q की जगह पर क्या लिखेंगे 1, B की जगह पर 1 मीटर पर सेकेंड, B sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो F इक्वल टू B। मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ही है। कब, जब कोई यूनिट चार्ज पर यूनिट वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज मूव करता है मेकिंग द 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, देन जो फोर्स एक्ट करता है चार्ज पर दैट इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मे बी डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज व्हेन moving with velocity 1 meter per second and making the 90 degree angle with the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बना है तो ये फोर्स जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। समझ में आई बात है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा, हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन लाना था यहाँ पर। इसके हमने मैग्नेटिक फील्ड के डेफिनेशन तो हमने लिख दी है। अब इसमें इसका यूनिट मैंने बताया था टेस्ला होता है। ठीक है, तो टेस्ला इसका ऐसा यूनिट होता है। एक यूनिट रह गया था गॉस, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है। ये याद रख लो, कभी कभी तुमसे पूछा जाएगा वाइवा में, जब एग्जाम वगैरह होता है, क्या लैब वगैरह जब एक्सपेरिमेंटल एग्जाम होता है तो वहां पर जो एक्सटर्नल आते हैं वो पूछते हैं 1 गॉस इक्वल टू कितना टेस्ला, ये सब वैसे इजी क्वेश्चन सब। ओके, तो ये हो गया। अगर मान लो तुमसे 1 टेस्ला को डिफाइन करने के लिए पूछा जाए, 1 टेस्ला, ठीक है, तो 1 टेस्ला क्या होगा, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे 1 कूलम चार्ज पर अगर 1 वेलोसिटी से मूव करता हो, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन दैट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 डिग्री है, तब दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज 1 टेस्ला। ठीक है, इफ 1 न्यूटन force is acting on 1 coulomb charge which is moving
with 1 meter per second by making angle 90 डिग्री बनाएगा विद मैग्नेटिक फील्ड, then it is known as 1 टेस्ला। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 टेस्ला। ये हो गया आज का कंप्लीट एनालिसिस लेक्चर का। ओके, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, एक्सप्लेन करेंगे आपको। ओके, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।